तो अभी तक हम अपना जो प्रमुख थ्योरीज हैं उसमें दो पार्ट जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं वो कंप्लीट की। पहली थ्योरी थी अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरी थी अपनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने आर्थर ओम्स, अल्फ्रेड वेगनर्स ये देख लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ सवाल आपके बचे हुए थे अभी तक। सी फ्लोर क्यों स्प्रेड हो रहा है, उसकी आयु क्यों है, वो सब का आंसर तो मिल गया, लेकिन अभी कुछ सवाल बचे हुए हैं और उनमें अब यहाँ पे जो जवाब देने वाली थ्योरी आएगी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक फाइनल डिसीजन निकाला था 1960 के दशक के आसपास में, और ये उस दशक की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरीज में थी। ठीक है, इसलिए इसका हमें एक अलग पार्ट के रूप में देखना पड़ रहा है। सवाल क्या बचे हुए हैं? एक सवाल बचा हुआ है कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, पर्वत कैसे बने, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार का कारण क्या होता है। ठीक है, अब ये कारण जो ये सवाल हैं इनके अभी प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाए थे और इनका सब फाइनल जवाब देने वाली है प्लेट प्रवर्तनिकी सिद्धांत। एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो चीज़ आपको पता भी होगी कि इनमें से कोई भी सिद्धांत को आप 100% सही नहीं बोल सकते हो। वैज्ञानिकों को जो लगा एविडेंसेज के आधार पे कि ऐसा हो सकता है और वो सारी फिनोमेनाओं को अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो उसी को वो फाइनल मान लेते हैं। ठीक है, हो सकता है इनमें कुछ चेंजेज हो जाएंगे आगे आने वाले टाइम पे। अगर गड्ढा कर लिया हमने तो पता ही चल जाएगा पृथ्वी के अंदर क्या होता है। अगर कोई ऐसी मशीन हमने बना ली जो अधिक टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होती होगी तो अंदर तक गड्ढा भी कर सकते हैं, तब और आसानी से पता चल जाएगा नीचे क्या होता है। लेकिन अभी हमने ऊपर से जितने भी एक्सपेरिमेंट किए और जो फिनोमेना हमें दिख रहे हैं उनको पूर्णतः एक्सप्लेन करने वाली ये थ्योरीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। बेसिकली आप समझिए, किस तरीके से आप समझेंगे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट दो तरीके का हो गया। एक तो हो गया अपना समुद्र वाला क्रस्ट, एक हो गया अपना महाद्वीप वाला क्रस्ट। भूपर्पटी यानी पपड़ी, महाद्वीप की पपड़ी जो कठोर है और समुद्र की पपड़ी जो कठोर है। तो निश्चित सी बात है कि महाद्वीप की पपड़ी जो है वो अधिक जो चौड़ी है, नीचे की साइड में गहराई ज़्यादा है उसकी। ओके, और दूसरी जो अपनी समुद्र की जो पपड़ी है वो नीचे से ही शुरू हो रही है क्योंकि ऊपर तो वहाँ पानी है, तो उसकी जो गहराई है वो कम होगी। ओके, तो एक साइड में है अपनी ओशियनिक क्रस्ट और एक साइड में है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट, और दूसरी एक है ओशियनिक क्रस्ट। और इनके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अपना आउटर मेंटल है उसका ऊपर का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा वो ठोस है। कैसा है? ठोस है। इन तीनों को मिलाकर के मैंने बोल दिया था लिथोस्फीयर। क्या बोल दिया था? लिथोस्फीयर। और इनसे जैसे ही नीचे जाते हैं तब मैंने वहां बोला था एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, उससे जस्ट नीचे जाने पे एस्थेनोस्फीयर बोला था, वहां पे मैंने मैग्मा बताया था आपको, मोल्टन मैग्मा। ठीक है, इस थ्योरी में इस चीज का उपयोग किया गया कि ये लिथोस्फीयर जो है वो एस्थेनोस्फीयर पे तैर रहा है। ठीक है, आगे फिर उन्होंने कन्वेक्शन थ्योरी का यूज किया जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, संवहनीय तरंग सिद्धांत। बोले इन संवहनीय तरंग चल रही हैं किसके अंदर चल रही हैं? एस्थेनोस्फीयर में, मेंटल वाले भाग में चलेंगी वो, क्योंकि जहां पे वो द्रव वाला हिस्सा है वहां पे चलेंगी। तो वहां पे जब संवहनीय तरंग चल रही हैं तो ये जो ऊपर का लिथोस्फीयर है ये अलग अलग प्लेटों में बट गया है, यानी ये टूट गया है अलग अलग प्लेटों में। ठीक है, और उन्होंने जब अनुमान लगाया अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने, वैज्ञानिकों ने बोला कि प्रमुख जो सबसे बड़ी बड़ी हैं वो तो 7 प्लेटें हैं और बाकी बहुत सारी 200 के आसपास में छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, अब हो सकता है और भी ज्यादा हो, अब तक तो उन्होंने 20 ही खोजी हैं लेकिन उन्होंने बोला कि 200 के आसपास होंगी। ठीक है, तो ये पूरी अपनी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, एक दूसरे के पास आ रही होंगी और एक दूसरे के सहारे सहारे चल रही होंगी, और इन तीनों ही आधार पे अलग अलग क्या घटनाएं होती हैं ये पूरी हमें देखनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। विभिन्न वैज्ञानिकों ने मिलकर, उन वैज्ञानिकों में 2 वैज्ञानिक के नाम इंपॉर्टेंट है, मॉर्गन और आइजैक। ठीक है, इन्होंने मिलकर भूआकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के सभी सवालों को हल करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1960 के दशक में। यह 2 वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था यह सिद्धांत। एक तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, दूसरा पैलियोमैग्नेटिज्म। इन दोनों का यूज किया और फिर यह सिद्धांत उन्होंने दिया। ठीक है, सिद्धांत क्या कहता है? पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है, यानी लिथोस्फीयर जो है वो अनेक छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है।
ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाले स्थल मंडल से निर्मित होती हैं और दुर्बल मंडल पर तैरती रहती हैं, एस्टेनोस्फीयर पे तैरती रहती हैं, जो पूर्णतः सीमा का बना है एवं अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाला है। नीचे वाला जो भाग है, जो मैंने पहले भी लेक्चर में बताया हुआ है, जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाएंगे तो वहाँ जो पदार्थ है उनका घनत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जब धरती ठंडी हो रही थी, गोल चल रही थी, तो हल्के जो पदार्थ थे ऊपरी सतह पे आ गए थे और जो भारी पदार्थ थे वो नीचे की साइड में चले गए। इसलिए जो ठोस अपना कोर का बोला जाता है, इनर कोर क्यों ठोस है, तो उसका कारण ये बोला जाता है, और उसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि ऊपर की क्रस्ट जो है उसका घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन नीचे की तरफ जाते हैं तो घनत्व 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक बढ़ जाता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसमें घनत्व अधिक होता जाएगा। ऊपर वाली सतह का घनत्व हल्का कम है तो वो हल्की है, इसलिए वो ऊपर तैर ही रही है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अपेक्षाकृत घनत्व अधिक है, इसलिए दुर्बल मंडल पर कौन तैर रहा है, स्थल मंडल तैर रहा है। ठीक है, आर्थर होम्स ने क्या बोला था, एस्थेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापीय संवहन तरंगों का चक्रीय संकरण होता है। चक्रीय मतलब साइकिल सी बन जाती है, पूरी चलते रहते हैं इस तरीके से। ये आर्थर होम्स हमने पिछले लेक्चर में देखी ली। नासा के अनुसार कुल प्लेटों की संख्या 100 से अधिक हो सकती है, परंतु अभी तक बड़ी 7 और 20 छोटी प्लेटों की खोज की गई है। ठीक है, 7 बड़ी प्लेट कौन सी हैं, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन एंड पैसिफिक प्लेट। ये 7 बड़ी बड़ी हैं। अब आप इमेज में देखने की कोशिश कीजिए, नीचे की साइड में आपको इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, इस इमेज में 7 बड़ी बड़ी प्लेट देखिए। पहली वाली जो बड़ी प्लेट है वो आपको दिख रही होगी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, उसके नीचे की साइड में दूसरी प्लेट आपको दिख रही होगी साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, पास में जाते हैं तो तीसरी आपको अफ्रीकन प्लेट। नंबरिंग मैंने अपने हिसाब से दिया, आप कुछ भी कर लीजिए, इनमें नंबरिंग का कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मैंने चौथा जो नाम दे दिया है वो नीचे की साइड वाली अंटार्कटिकन प्लेट का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद में 5वें नंबर पे इंडो वाली और ऑस्ट्रेलिया वाली। इंडो वाली जो प्लेट है वो अपने आप में छोटी प्लेट है, लेकिन ये हिस्सा है इंडो और ऑस्ट्रेलियन दोनों का। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो इस तरीके से 5वें नंबर पे है। और उसके अलावा और बड़ी एक और है प्लेट जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, और एक और है 7वें नंबर पे पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर वाली प्लेट। तो ये 7 जो है बड़ी बड़ी हैं। उसके अलावा आप देखेंगे साउथ अमेरिका की साइड में देखेंगे तो साउथ अमेरिका के पास में आपको दिख रही होगी नाजका प्लेट दिख रही होगी, नाजका जिसे बोलेंगे। इसी इमेज में आप देखिए साउथ अमेरिका, उसके पास में उससे ऊपर कोकोज प्लेट। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में अगर देखेंगे तो जुआन डी फुका ये प्लेट है, फुका प्लेट जिसे बोलेंगे। बीच में आपको छोटी सी कैरिबियन प्लेट भी दिख रही होगी। उसके अलावा आप देखेंगे तो सऊदी अरब वाले क्षेत्र में अरेबियन प्लेट भी दिख रही होगी। आगे बात समझ में। छोटे पार्ट में इंडियन प्लेट भी छोटी है। उसके अलावा फिलीपींस वाले क्षेत्र में फिलीपींस जो है प्लेट है। तो 20 छोटी और 7 बड़ी प्लेटों की जो है उन्होंने अभी तक खोज की हुई है। कहानी आपको समझ में आ गई, क्या कहानी है। इंग्लिश में इसे मैं अगर बोलूँ तो लिथोस्फीयर जो है वो, ये इसी इमेज के ऊपर आप देखिए, लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से मिलकर के बना हुआ है। एस्टिनोस्फीयर जो है वो हाई डेंसिटी वाला है और वो सेमी मोल्टन है, द्रवित में। लिथोस्फीयर फ्लोट ओवर द एस्टिनोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज ब्रोकन पार्ट इन प्लेट्स। और इसको जो प्लेट्स का जो टर्म्स पहली बार किसी ने दिया था तो वो थे जेटी विल्सन नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो 3 प्रकार की यहाँ पे प्लेटें पाई जाती हैं। या तो प्लेट पूर्ण रूपेण समुद्रिक होगी, या तो समुद्र समुद्र वाले क्षेत्र में ही बनी होगी पूरी प्लेट, तो उसे एंटायरली ओशियनिक प्लेट बोल देंगे। हो सकता है वो पूरी प्लेट किसी महाद्वीप की बनी होगी तो उसे एंटायरली कॉन्टिनेंटल प्लेट। और उसके अलावा अगर दोनों से मिलके बनी हुई है तो बोथ का मिक्स बोल देंगे। तो 3 प्रकार की प्लेटें यहाँ पे टोटल हैं, और कुल मिला के उन्होंने 7 बड़ी प्लेटों को खोजा है और 20 के आसपास छोटियों को खोज लिया। 3 प्रकार की कौन कौन सी हुई प्लेट, अगर बांटे इन्हें को, तो या तो पूरी की पूरी वो समुद्र की प्लेट हो सकती है, समुद्र के नीचे ही पूरी प्लेट हो, या किसी महाद्वीप के जस्ट नीचे ही वो पूरी प्लेट हो, या इन दोनों के मिक्स। ज्यादातर आपको मिक्स वाली ही मिलेंगी। ओके, ज्यादातर कैसी मिलेंगी, मिक्स वाली मिलेंगी। ओके, अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जो मैंने बोला कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, और एक मैंने बोला आपको ओशियन प्लेट। ओशियन प्लेट समुद्र वाली प्लेट। लास्ट पॉइंट में भी लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था
कि ओशियनिक प्लेट का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो घनत्व होता है वो कम होता है। ठीक है, जो अपनी महाद्वीप वाली प्लेट है वो कम घनत्व वाली होती है, समुद्र वाली प्लेट है वो अधिक घनत्व वाली होती है। जब भी इनमें टकराव होगा, जब भी किसी दो प्लेटों में टकराव होगा, तो जिस प्लेट का घनत्व अधिक है वो प्लेट नीचे की साइड में चली जाएगी और जिस प्लेट का घनत्व कम है वो ऊपर रह जाएगी। ये ध्यान रखना, एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जो नीचे की साइड में जो मैग्मा वाला क्षेत्र है, मोल्टन मैग्मा वाला क्षेत्र है, वो ओलिवाइन से बना हुआ है। ठीक है, ओलिवाइन नाम के पदार्थ से बना हुआ है। उसके अलावा अब यहाँ इमेज इसमें देख लीजिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटीरियर में एक बार देख लीजिए पूरा। सबसे पहली बात तो इनर कोर किससे बना हुआ है? नीफे से बना हुआ है। ठीक है, आउटर कोर में नीफे है और उसके अलावा सिल्का भी है। ठीक है, मेंटल में ओलिवाइल पदार्थ है। ठीक है, उसके अलावा ओशियन क्रस्ट जो है, ओशियन वो बेसाल्ट से बना हुआ है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइट और एंडेसाइट से बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। और ज़्यादा ध्यान नहीं रखो तो ये 3 पॉइंट याद रखना। मेंटल वाला जो है ओलिवाइन से मिलकर बना हुआ है, ओशियन वाला जो है वो बेसाल्ट से बना हुआ है और कॉन्टिनेंटल वाला, महाद्वीपीय वाला ग्रेनाइट और एंडेसाइट से। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर बेसाल्ट को हम बेसाल्ट वाले भाग को, यानी बेसाल्ट मतलब समुद्र वाला, ओशियन क्रस्ट वाला, उसको अगर हम गर्म कर देंगे, थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर देंगे, तो वो बेसाल्ट जो है वो कन्वर्ट होके ग्रेनाइट और एंडेसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना पॉइंट याद रखना। अगर बेसाल्ट को हम गर्म कर देंगे, उसको अगर वो नीचे की साइड में चला जाएगा, समुद्र जो अगर दो प्लेटें एक तरीके से टकराती हैं और समुद्री प्लेट नीचे चली गई, यानी समुद्री प्लेट क्या हुआ? बेसाल्ट, बेसाल्ट नीचे चला गया और नीचे क्या है? मैग्मा। जैसे ही वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेनाइट और एंडेसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ग्रेनाइट और एंडेसाइट में कन्वर्ट होगा तो इनमें एक चीज आपको याद रखनी है कि इनमें सबसे हल्का जो पदार्थ है वो ग्रेनाइट और एंडेसाइट है। कौन सा है? ग्रेनाइट और एंडेसाइट, क्योंकि हल्का है तभी तो ऊपर वाले क्षेत्र पे है। और जैसे ही वो कन्वर्ट होगा ग्रेनाइट और एंडेसाइट में, तो वो जो महाद्वीप की जो सतह है उसको तोड़ के बाहर की साइड में आ जाएगा। ये हम अभी थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसमें पहली पॉइंट याद रखनी है, ओशियनिक प्लेट जो है वो भारी है कॉन्टिनेंटल प्लेट की तुलना में। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ओशियनिक प्लेट है वो बेसाल्ट से बनी हुई है और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो ग्रेनाइट एंड एंडेसाइट से बनी हुई है। जब बेसाल्ट अगर गर्म हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंडेसाइट और ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझो। और इनमें सबसे हल्का कौन सा है? ग्रेनाइट एंड एंडेसाइट। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। ओके, यहाँ पे नीचे वाले इमेज में आप देखें तो वो प्लेट जो है वो दूसरे तरीके से समझाई हुई है आपको। ठीक है, आप वही प्लेट है जो लास्ट इमेज में देखी थी, वो प्लेट है। बड़ी प्लेट जो है उनमें से प्रशांत महासागर वाली, इंडो ऑस्ट्रेलियन वाली, दक्षिण अमेरिका वाली, उत्तरी अमेरिका वाली, अफ्रीका वाली और यूरेशिया वाली 7 प्लेटें वो हैं। ओके, अब देखिए इन प्लेटों का संचरण किस तरीके से होता है। अगर दो प्लेट जा रही हैं, या तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। ठीक है, अगर वो चल रही हैं तो या तो वो एक दूसरे से दूर होंगी, या एक दूसरे की साइड में आएंगी, टकराएंगी, या एक दूसरे के समानांतर चल रही होंगी। तो 3 तरीके का संचरण होता है इन प्लेटों में, ये इंपॉर्टेंट है। पहला संचरण कौन सा होता है? डाइवर्जेंट बाउंड्री, अपसारी सीमा। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक दूसरे से अलग हो जाना, डाइवर्ज हो जाना एक दूसरे से, ये होती है अपसारी जो बाउंड्री बोलती है वहां पे। तो एक तरीके से डाइवर्ज हो जाना यानी दूर हो जाना, ये किस में होता है? डाइवर्जेंट में। दूसरा होता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में मतलब एक दूसरे से मिलना या टकराना। ठीक है, जब दो प्लेटें चल रही हैं उनमें पहला तो मैंने बताया या तो वो दूर जा रही हैं, दूसरा एक दूसरे से टकरा रही हैं, और तीसरा होता है ट्रांसवर्स, एक दूसरे के साथ साथ में चल रही हैं। तो उस समय जब यहाँ पे संचरण होते हैं तो 3 प्रकार की जो है वहाँ पे सीमाएं बनती हैं। एक का नाम दिया अपसारी यानी दूर जा रही हैं, अवसारी यानी एक दूसरे के पास में आ रही हैं, और ट्रांसवर्स यानी संरक्षित सीमा बनती है। दूसरे वाला जो पार्ट होगा, अभिसारी वाला, जब एक दूसरे के पास में आएंगी वो, ठीक है, जब एक दूसरे के पास में आएंगी तो वहां पे 3 केस बनेंगे। 3 वहां पे अलग अलग केस बनेंगे। क्या केस बनेंगे? पहला केस ये बनेगा, एक साइड की ओशियन दूसरे साइड की ओशियन, ये दो टकरा रही हैं। ठीक है, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस ये बनेगा, एक साइड का समुद्र दूसरे साइड का महाद्वीप,
दूसरा केस ये हो गया, और तीसरे साइड का ये महाद्वीप और ये महाद्वीप। आगे बात समझ में? ओशियनिक और ओशियनिक टकराएंगी, पहला केस। दूसरा केस ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल टकराएंगी, दूसरा। और तीसरा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टकराएंगी। तो वहां पे जो अपना कन्वर्जेंट वाला होगा उसमें पूरा ये देखेंगे। पहले से शुरुआत करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री अपसारी सीमा से। ठीक है, अपसारी सीमा हम लास्ट पॉइंट में भी क्लियरली समझ चुके हैं। अपसारी किस तरीके से हो रहा है, जो कन्वेक्शन करंट बन रहा है उसकी अपर लिम्स जो है, ऊपर की साइड में जो लिम्स आ रही हैं उनके कारण जो है वो दो अलग अलग हो जाती हैं प्लेटें। इसी को क्या बोला जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाना। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, ये संवहनीय तरंगों के ऊपरमुखी स्तंभ, ऊपरमुखी स्तंभ वही जो मैंने बोला अपर लिम्ब, उसका हिंदी शब्द है, के ऊपर अवस्थित होती हैं। ठीक है, इनमें दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं एवं दोनों के मध्य एक भ्रंश दरार पड़ जाती है, जिसके सहारे एस्टेनोस्फीयर का मैग्मा ऊपर बाहर आ जाता है और ठोस होकर नवीन भूपर्पटी का निर्माण कर देता है। इन प्लेट किनारों को रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। रचनात्मक किनारा यानी कंस्ट्रक्टिव एरिया, यानी क्यों, क्योंकि नया पदार्थ निकल के नई कुछ रचना कर रहा है तो रचनात्मक किनारा वहां पे बन गया। आगे बात समझो, क्योंकि नीचे की साइड से मैग्मा निकल के आ रहा है। अगर ये समुद्र में हो रहा है, समुद्र में हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पे मिड ओशनिक रिज बन रही है। समुद्र में अगर दो प्लेटें एक दूसरे से जा रही हैं और नीचे से मैग्मा निकल के आ रहा है तो वहां क्या बन रहा है, मिड ओशनिक रिज बन रही है। और अगर ये कॉन्टिनेंट पे हो रहा है, अगर ये महाद्वीप पे हो रहा है, अगर कोई महाद्वीप है और उसमें बीच नीचे की साइड से वहां पे अपर लिम्स आ रही हैं तो वो टूटेगा। तो पहले वहां पे घाटी बनती है, रिफ्ट वैली बनती है। ठीक है, धीरे धीरे वो घाटी जो है वो बड़ी होती जाती है और उसमें पानी आके भर जाता है समुद्र से, तब वहां पे नेसेंट सी बनता है, यानी नवजात समुद्र बनता है। और अगर ज्यादा दूर हो जाएंगी तो वहां पे क्या बन जाता है, पूरा समुद्र बन जाता है बीच में। आगे बात समझ में? इसे आप इमेज से आप समझ सकते हैं। तो दो तरीके से इसमें हो सकता है, या तो टोटली समुद्र के अंदर एक दूसरे से दूर जा रही हूँ, या महाद्वीप पे एक दूसरे से दूर जा रही हूँ। तो समुद्र के अंदर जा रही है तब तो वहां पे मिड ओशियनिक रिज बन गया। ओके, और अगर वो महाद्वीप पे जा रही है तो वहां पे पहले सबसे पहले क्या बन रहा है, रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी बन रही है। उसके बाद में वो बड़ा होने पे नेसेंट सी नवजात समुद्र बन रहा है, और लास्ट में फाइनल। नीचे वाली इमेज में आप क्लियरली देख लीजिए, पेज नंबर जो है अपना 16 पे है ये। ठीक है, पेज नंबर 16 पे आप देखिए, पहली इमेज में क्या है, ओशियनिक क्रस्ट पे क्या बन रहा है। पेज नंबर 16 पे आप देखिए, ओशियनिक क्रस्ट में अगर वहां पे एक दूसरे से दूर जा रही है तो क्या बन रहा है, ओशियनिक की बात कर रहा हूं, समुद्र वाले में क्या बनेगा, मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, वो पिछला पॉइंट में हम देख ही चुके हैं लास्ट लेक्चर में, मिड ओशियनिक रिज बनना यही थी। संवहनी तरंगों की जब अपर लिम्स जो आती हैं वो एक दूसरे को अलग करती जाती हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी इस कारण हुआ था। और अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ तो वहां से मैग्मा निकल के बाहर आने से पहले जो है वो यहाँ पे बीच में जो है वो दरार बन जाती है, और दरार बनने के कारण शुरुआत में एक छोटा सा समुद्र बनता है, और फिर वो अगर ज़्यादा दूर हो जाते हैं तो बड़ा समुद्र बन जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। इससे अगले पेज पे अगर आप चलें तो वहां पे आपको द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली दिख रही होगी। अफ्रीका में यहाँ पे जो अपना हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके पास में इस तरीके से वहां पे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक इस साइड में दूसरी इस साइड में। ठीक है, तो दो प्लेटें वहां पे दूर जा रही हैं तो उनके बीच में क्या बन गई है, घाटी बन गई है। इस तरीके के दूसरा इमेज जो देख रहे हैं ना, बीच में घाटी बनी हुई आपको दिख रही होगी, ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। क्या नाम है इसका, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। क्यों बन रही है, दो प्लेटों के दूर जाने से, और प्लेटों के दूर जाने को यहाँ पे क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट बोला जाता है। ठीक है, और पास आने को क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट या अवसारी। ठीक है, अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो अफ्रीका 10 मिलियन ईयर्स बाद में, यानी 1 करोड़ साल बाद में, एक इमेज दिख रही होगी आपको, ये वाला जो हिस्सा है वो टूट करके अलग हो जाएगा टोटली। ठीक है, और बीच में क्या बन जाएगा, समुद्र का पानी आ जाएगा, तो वहां पे छोटा समुद्र बन जाएगा, और अगर ज्यादा दूर चल जाएंगे तो बड़ा समुद्र बन जाएगा उसमें। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल में एक दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं, ये जो रेड सी आपको दिख रहा है, लाल सागर, सऊदी अरब के पास में जो लाल सागर है वो अपने आप में एक नवजात समुद्र का उदाहरण है। किसी समय पे ये जो सऊदी अरब वाला हिस्सा है ये अफ्रीका के महाद्वीप से टच रहा है, नीचे की साइड में वहाँ पे
एक तरीके से एक दूसरे से दूर जाने वाली प्लेटें हैं, और इसके कारण यहाँ पे रेड सी या नवजात समुद्र बन गया है। और अगर अफ्रीका में भी ऐसा चलता रहा तो करोड़ साल बाद में एक नया वहाँ पे समुद्र जनरेट हो जाएगा। एक पॉइंट और आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि ये जो सऊदी अरब का, इसमें जो अपनी चौथी इमेज है इसी पेज पे आपको देखें, नॉट ऑफ प्लेट्स करके आपको दिख रहा होगा चौथी इमेज पे ग्लोब में, ठीक है। सऊदी अरब वाला, सऊदी अरब के पास में और अफ्रीका के पास में और यहाँ पे लाल सागर के पास में, यहाँ पे 3-4 प्लेटें आके एक जगह पे मिल रही हैं, ठीक है। नीचे की साइड वाली प्लेट, ऊपर से रेड सी वाली प्लेट, और इधर से इंडियन साइड में जाने वाली प्लेट, ये तीनों प्लेट आके मिल रही हैं। तो यहाँ पे इस क्षेत्र को बोलाता है नॉट ऑफ दी प्लेट्स, नॉट यानी गांठ, प्लेटों की गांठ इस जगह पे हो रही है। और इसके तीनों जगह पे जो है वहाँ पे नवजात समुद्र यानी नए सी बनने की चांसेज हैं। पहला तो बन चुका है रेड सी, दूसरा अफ्रीका में ग्रेट जो है रिफ्ट वैली बन चुकी है, और तीसरा जो हिस्सा जा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो हिस्सा आगे चल करके भारत के, अगले इमेज में देखिए आप, भारत के, भारत इसी इमेज में आप जूम इन कीजिए, भारत के गल्फ ऑफ कच्छ में जाके पहुंच रहा है। थोड़ा सा इधर कीजिए, इसमें तीसरा वाला जो भाग जा रहा है वो भारत के गल्फ ऑफ कच्छ तक पहुंच रहा है, ठीक है। इसलिए गल्फ ऑफ कच्छ वाला भाग जो है वो अलग होने लग गया है। और यहाँ पे आपने कच्छ में कभी भूकंप वाली घटनाएं सुनी होंगी, तो उसका कारण भी यही है कि यहाँ पे एक प्लेट है, वो प्लेट जो है वो अभी चालू है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ वो अपना पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर हमने क्या बात की है, अगर प्लेटें जो टकरा रही हैं वो दूर जा रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अगर प्लेटें एक दूसरे के पास में आ रही हैं, ठीक है। पहला काम शुरू में क्या किया हमने, पूरे लिथोस्फीयर को अलग अलग प्लेटों पे बांट दिया, 7 और 20, छोटी 20 और बड़ी 7। अब उन प्लेटों का संचरण कैसे हो रहा है इसे देख रहे हैं। या तो प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, समुद्र के अंदर अगर दूर जा रही हैं तो वहां पे मिड ओशनिक रिज बन गया, और महाद्वीप पे जा रही हैं तो वहां पे नया पहले घाटी बनेगी रिफ्ट वैली, और उसके बाद में वहां पे समुद्र बन जाएगा। अगर दो प्लेटें एक दूसरे की साइड में आ रही हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दो प्लेटें एक दूसरे की साइड में आ रही हैं तो आपको ध्यान रखना है 3 कंडीशन बनेंगी। पहला क्या होगा, या तो वो ओशियनिक ओशियनिक हो, दूसरा क्या होगा ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल हो, तीसरा क्या होगा कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट जब टकराएंगी तो आर्क आइसलैंड का निर्माण होगा, समझ लेंगे कैसे होगा अभी थोड़ी देर में। ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल टकराएंगी तब उस समय ट्रेंचेज बनेंगे और वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे, ज्वालामुखी के पर्वत बनेंगे। और कॉन्टिनेंटल टकराएंगी तब फोल्ड माउंटेन्स का वहाँ पे निर्माण होगा। शुरू करते हैं पहले से ओशियनिक एंड ओशियनिक प्लेट से, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, पहले एक ओशियनिक प्लेट और दूसरी ओशियनिक प्लेट, ये दो प्लेट से टकरा रही हैं, तो इनमें जो प्लेट भारी होगी, मैंने पहले ही बताया, जो प्लेट भारी होगी वो नीचे की साइड में धंस जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी नीचे की साइड में। अब ओशियनिक और कॉन्टिनेंट में तो आप पता लगा लोगे कि ओशियनिक भारी होती है ऑटोमेटिक ही, लेकिन ओशियनिक में कैसा पता लगाओगे, इसके लिए जो प्लेट लंबी और चौड़ी है वो भारी ऑटोमेटिक हो जाएगी, जिस प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा है वो भारी हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए इस प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो ये भारी हो गई। तो जब ये टकराएंगी एक दूसरे की साइड में जा रही हैं तो जो भारी है वो नीचे की साइड में सबडक्ट हो जाएगी, नीचे की साइड में चली गई। अब ये जो ओशियन जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था कि जब बेसाल्ट जो अधिक थोड़ा बहुत भी गर्म हो जाता है तो वो ग्रेनाइट में और एंडेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रेनाइट और एंडेसाइट जो है वो अपने आप में बहुत हल्के हैं। अब ये नीचे की साइड में गई, नीचे क्या है मैग्मा है, नीचे मैग्मा है, अपना एस्टेनोस्फीयर है। जैसे ही वो बेसाल्ट नीचे जाएगा मैग्मा के कारण गर्म होगा, गर्म होने के कारण जो है वो तुरंत वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेनाइट और एंडेसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्रेनाइट और एंडेसाइट हल्का है तो वो धीरे धीरे इस ये वाली जो परत है, ये क्रस्ट है, इसको तोड़ते हुए ऊपर की साइड में आ जाएगा, ठीक है। और वहां पे जो ज्वालामुखी द्वीप बनेंगे, छोटे छोटे द्वीप बनेंगे, उन्हें बोला जाता है आइलैंड आर्क, आर्क यानी चाप के आकार के जैसे वहां पे द्वीप बन जाएंगे। ये बात चल रही है समुद्र के अंदर की, क्योंकि दोनों ही प्लेट कौन सी हैं, ओशियनिक ओशियनिक है। आगे बात समझ में, तो ये देख लीजिए आप,
अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व के प्लेट के नीचे धंस जाएगी और इस क्षेत्र को बाउंड्री ऑफ जोन क्षेत्र कहते हैं। बाउंड्री ऑफ जोन क्षेत्र का मतलब ये है जहाँ पे जो प्लेट टकरा रही हैं उस क्षेत्र को बाउंड्री ऑफ जोन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला कोई इश्यू नहीं है। आगे भी जहाँ पे दूसरी प्लेट और टकराएंगी उसको भी बाउंड्री ऑफ जोन क्षेत्र भी कहा जाता है। इस किनारे को विनाशात्मक किनारा या डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं। अब ये विनाशात्मक क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाला भाग जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी डिस्ट्रक्ट हो रहा है ये वाला हिस्सा। ठीक है, और पिछले वाले में क्या था, नया बन रहा था। जब वो एक दूसरे से दूर जा रही थी तो वहां पे नीचे की साइड से निकल के वहां पे कुछ नया पदार्थ बन रहा था, इसलिए उसे क्या बोल दिया था, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे जब टूट रही है तो डिस्ट्रक्टिव। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आइलैंड एंड साउथ ईस्ट एशिया, अपने इधर की साइड में साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं, और वो किस कारण से बनते हैं? वो सब बनते हैं ओशियनिक और ओशियनिक के टकराने के कारण। उसके अलावा भूकंप और ज्वालामुखी भी आते हैं। ये चीज तो आपको ध्यान रखनी ही है। जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही होंगी, भले ही ऐसे टकराएं, ओशियनिक ओशियनिक टकराएं, या दूर जाएं या ऐसे टकराएं, जब टकराएंगी दूर जाएंगी तो निश्चित सी बात है घर्षण होने के कारण ऑटोमेटिक भूकंप तो आने वाले ही हैं, ये तो निश्चित है। अगर ऐसे भी चल रही हैं तो भी घर्षण ही आएंगे, तो वहां पे भूकंप आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। तो इसमें ज्वालामुखी और भूकंप आते ही रहते हैं। ओके, अब ये नीचे इमेज है, इससे आप समझने की कोशिश कर लीजिए वही चीज जो मैंने आपको बताई है। ये जो इमेज दिख रही है आपको, इस इमेज से समझ लीजिए जो भारी है वो नीचे की साइड में सबडक्ट हो गई, और इसका जो बेसाल्ट था, क्या था, बेसाल्ट, वो मेल्ट होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेनाइट और एंडेसाइट में, और वो निकल के ऊपर आ गया। ठीक है, हल्का होने के कारण उस भाग को तोड़ते हुए ऊपर आ जाता है वो, क्योंकि हल्का है। तो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप बन जाते हैं, बहुत सारे द्वीप बन जाते हैं, और ये जो होता है वो इन्हें बोला जाता है आइलैंड आर्क। ठीक है, आगे बात समझ में। आईएएस में 2014 का सवाल है, इंडोनेशिया एवं फिलीपींस क्षेत्र में हजारों द्वीप समूह का निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। समझा सकते हो, वहां पे बहुत सारे, देखो जहां तक ये प्लेट रहेगी, जहां तक ये प्लेट रहेगी वहां तक द्वीप बनेंगे या नहीं बनेंगे? ठीक है, अगर वो पानी के नीचे रह जाएंगे तो प्रॉपर द्वीप में नहीं रह पाएंगे, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे द्वीप बन जाएंगे। तो ये समझा पाओगे किस तरीके से इंडोनेशिया और फिलीपींस वाले क्षेत्र में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस इमेज में आप देख लीजिए, बहुत सारे आपको जो फिलीपाइंस सी प्लेट है, एक तो एक सुमात्रा या सुंडा प्लेट जिसे बोलेंगे, इनके आसपास वाले क्षेत्र में फिलीपींस, फिजी और बहुत सारे छोटे छोटे हजारों की संख्या में वहाँ पे आपको द्वीप दिख रहे होंगे। और इन द्वीपों का बनने का कारण क्या है? ये ओशनिक और ओशनिक जो प्लेट है उन दोनों का आपस में टकराना। मतलब कहने की बात यह है, आप क्लियरली समझ गए होंगे कि अगर दो ओशनिक प्लेट टकरा रही हैं तो वहाँ पे आइलैंड आर्क बनेंगे। ठीक है, द्वीपीय चाप बन जाती हैं और बहुत सारी संख्या में बन जाते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए 10 नंबर में, बताइए इंडोनेशिया और फिलीपींस क्षेत्र में हजारों द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है, तो समझा पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करनी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हम लिथोस्फीयर को विभिन्न प्लेटों में बांट लेते हैं, और लिथोस्फीयर जो है वो स्टेनोस्फीयर पे तैर रही है। अगर दो ओशियनिक और ओशियनिक जो प्लेट हैं एक दूसरे की साइड से आती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे अधिक घनत्व वाली जो प्लेट है, ओशियनिक प्लेट जो है वो नीचे चली जाती है, और नीचे से निकला हुआ एंडेसाइट एंड ग्रेनाइट समुद्र के अंदर जो है वहाँ पे नए नए द्वीपों का निर्माण कर देता है। ठीक है, ये आईएएस 2014 क्वेश्चन आ गया समझ में। इसी के साथ में आपको रिंग ऑफ फायर भी समझना है, इसी से रिलेटेड है। नाम सुना होगा रिंग ऑफ फायर, क्या होता है? रिंग ऑफ फायर जो है वो अपने जापान वाले क्षेत्र में, उधर की साइड में उत्तरी अमेरिका और इवन साउथ अमेरिका तक जो है एक पूरी एक रिंग बनी हुई है, एक श्रृंखला सी बनी हुई है। वहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी निकलते हैं, बहुत सारे भूकंप आते हैं, और बहुत सारे महाद्वीप, बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ द्वीप बने हुए हैं। इमेज में आप देख लीजिए वो क्षेत्र कौन सा है। ये पूरा आप जो देख रहे हैं इसी को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, क्या क्या चीज मिल रही है यहाँ पे? छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे आपको हजारों लाखों की संख्या में। ठीक है, बहुत सारे द्वीप हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा कि जापान वाले क्षेत्र में भूकंप बहुत अधिक आता है, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप जापान वाले क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर जापान के पास में से होके जा रही है। सिर्फ जापान में नहीं है, जहां जहां पे रिंग ऑफ फायर दिख रही होगी वहां वहां पे जो है वो अधिक भूकंप आते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं, लाइक अपने इंडोनेशिया में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं।
तो इसे बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। अगर आप बहुत बार पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर एग्जाम में, नॉर्मली मेंस एग्जाम के लिए 2 नंबर या 5 नंबर में आसानी से पूछा जा सकता है। रिंग ऑफ फायर क्या है समझाइए। तो रिंग ऑफ फायर अपना प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में, जहाँ पे अपना एशिया महाद्वीप, नीचे की साइड में ऑस्ट्रेलिया, और आगे जाएं तो उधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ द्वीप समूह का क्षेत्र है। वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार होता है और बहुत सारे वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर। ठीक है, क्योंकि फायर का मतलब हुआ आग, आग का मतलब हुआ ज्वालामुखी, तो वहाँ पे ज्वालामुखी ज्वालामुखी इस क्षेत्र में। और उस सब का कारण क्या है? एक ओशियनिक जो प्लेट है दूसरे ओशियनिक प्लेट के नीचे जा रही है, तो वहाँ पे बहुत प्रकार के यहाँ पे जो है वो विभिन्न ज्वालामुखी मिलते हैं। ओके, तो रिंग ऑफ फायर क्या है? यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी क्षेत्र है, और आकृति घोड़े के नाल की जैसी है, देख सकते हैं आकृति घोड़े के नाल की जैसी है। और किस महासागर में पाई जा रही है? प्रशांत महासागर में। 3 प्रमुख ज्वालामुखी यहाँ के आप ध्यान रख सकते हैं, तो ध्यान रख लेना। माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है, माउंट फूजी जापान में है, और माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं, और विश्व में सर्वाधिक भूकंप जो है वो जापान में आते हैं। और कारण क्या है? यहाँ पे रिंग ऑफ फायर का होना। इसे और अगर समझें तो इससे नीचे वाली इमेज आप देखिए, तो वहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली इस इमेज से ऐसे समझ में आएगा कि ये जो आपको दिख रहा होगा पैसिफिक प्लेट, और दूसरी साइड में आपको सुंडा प्लेट, ठीक है, और फिलीपींस प्लेट है, इनके बीच में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक दूसरे से या तो वो टकरा रही हैं या एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। लाइक यहाँ पे अमेरिका वाले क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा, तो वहां पे एक दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके कारण जो हो रहा है वो रिंग ऑफ फायर का निर्माण हो रहा है। आगे बात समझ में क्लियर? ये प्लेटेज हैं वो दोबारा से इसमें दिखाई हुई हैं। पहला इधर की साइड में प्रशांत वाली, ऊपर अमेरिका वाली, नॉर्थ वाली, साउथ वाली, उसके अलावा अफ्रीका वाली प्लेट, यूरेशिया वाली प्लेट, और नीचे की साइड में अंटार्कटिका वाली प्लेट। छोटी छोटी प्लेट तो बहुत सारी है, नाम याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा पार्ट। पहला कंप्लीट किया हमने, एक दूसरे के पास में आ रही हैं, तब पहला कौन सा ले लिया हमने? ओशियनिक ओशियनिक। अब दूसरा लेते हैं ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल। पहली बात तो आपको क्लियर है कि कौन सी भारी है? ओशियनिक भारी है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल हल्की है। तो निश्चित सी बात है कि ओशियनिक नीचे की साइड में ऑटोमेटिक चली जाएगी, क्योंकि भारी होने के कारण नीचे चली जाएगी। और वही प्रक्रिया पहले की तरह होगी। बेसाल्ट है, नीचे की साइड में जाने पे वहाँ से कन्वर्ट होके ग्रेनाइट में और एंडेसाइट में कन्वर्ट होगा, और ऊपर की साइड में निकल के आ जाएगा। तो एक साइड में महाद्वीप है, पिछले में यहाँ पे भी समुद्र था, ठीक है, ओशियनिक ओशियनिक था। अब इसमें क्या है? महाद्वीप है। तो अब इस महाद्वीप में बहुत सारे ज्वालामुखी जो है वो महाद्वीप वाले क्षेत्र में निकल के आ जाएंगे। आगे बात समझ में? और वहाँ पे छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं भी बन जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। महासागरीय और महाद्वीपीय अगर प्लेट टकरा रही हैं, तो महासागरीय प्लेट अधिक भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिससे गर्त यानी ट्रेंच का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। जब ये उसमें नहीं हो रहा था, समुद्र वाले में नहीं हो रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि गर्त बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि समुद्र समुद्र है वो। तो जब महाद्वीप के पास में होता है, तब महाद्वीप वाली प्लेट जो है उसके पास में अगर समुद्र वाली नीचे धंस जाती है, तो यहाँ ट्रेंच का निर्माण होता है। तो जितनी भी ट्रेंचेज हैं वो 2 प्लेटों के पास में है, और वो दोनों प्लेट में एक जो होगी वो ओशियनिक होगी और दूसरी कॉन्टिनेंटल होगी। ठीक है, तो वहां पे ट्रेंच का निर्माण होता है, तथा महाद्वीपीय प्लेट पर ज्वालामुखी पर्वत एवं बलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। लाइक एंडीज पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला, एटलस पर्वतमाला, ये तीनों पर्वतमाला जो बनी हुई है वो इसी प्रक्रिया से बनी हुई है। आगे बात समझ में? कौन कौन सी प्लेटों के टकराने से बनी हुई है? ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल के। तो एक सवाल था, लाइक यहाँ पे सवाल देखें आप, आईएएस मेंस में आया था। विश्व के ज्वालामुखी एवं बलित पर्वतमालाएं महाद्वीपों के किनारे पर ही क्यों स्थित होते हैं? वैश्विक रूप से जलवायु वितरण, भूकंप वितरण व बलित पर्वतमाला वितरण में क्या संबंध है? तो दूसरा पार्ट तो आपको इमेज में आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो वितरण हो रहा है और इनमें क्या संबंध है। पहला पार्ट देखिए, विश्व की ज्वालामुखी एवं बलित पर्वतमालाएं महाद्वीपों के किनारे ही क्यों स्थित होती हैं? समझ में आ रहा है क्यों हो रही है? एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे बनी हुई है? दक्षिण अमेरिका के उधर की साइड में पश्चिमी भाग पे, और वो तट पे बनी हुई है। एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका के इस वाले क्षेत्र में बनी हुई है, आपको पता ही होगा। रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के और जो पश्चिमी तट है उस पे बनी हुई है।
साउथ उत्तरी अमेरिका का ये वाला हिस्सा है जो है रॉकीज पर्वतमाला। उसके अलावा अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्से में आपको देखोगे एटलस पर्वतमाला। तो ये महाद्वीपों के किनारे पे क्यों बन रही हैं, इसका कारण क्या समझ में आया? ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही हैं, तो ओशियनिक वाला भाग नीचे की साइड में जा रहा है और वहां से ज्वालामुखी उद्गार, या ये मान लीजिए कि बेसाल्ट का ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, बेसाल्ट कन्वर्ट होके आ रहा है और वहां पे क्या बना रहा है, ज्वालामुखी पर्वतमाला बना रहा है। आगे बात समझ में? ठीक है, इस इमेज में भी आप देख लीजिए, पेज नंबर 20 की पहली इमेज जो है वो उसी चीज को समझा रही है जो मैंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, 20 की पहली इमेज में सबडक्टिंग ओशियन लिथोस्फीयर, ओशियन वाला जो भाग है वो नीचे जा रहा है, जाते ही वो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के बाद में वो ऊपर की साइड में तोड़ करके बाहर आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे पर्वत निर्माण हो रहे हैं और ये जो पर्वत हैं वो ज्वालामुखी उद्गार के कारण निर्माण हो रहे हैं। आगे बात समझ में? और निश्चित सी बात है, जो ज्वालामुखियों के कारण बनने वाले पर्वत होंगे उनका कलर जो होता है ब्लैक होता है। ठीक है, लावा से निकल के आते हैं वो एक तरीके से, तो वो ब्लैक होता है। तो हमारे यहाँ पे अगर देखें हम, तो हमारा जो जो दक्षिणी हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग है वो ज़्यादातर भाग जो है वो इसी तरीके की प्रक्रियाओं से बना हुआ है पुराने समय पे। ठीक है, प्राचीन समय पे जब हमारा भारत नीचे की साइड से, हमारा उपमहाद्वीप जिसे बोला जाता है, एक प्लेट है, इंडो प्लेट बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग थी, तो वो जब नीचे की साइड से आ रही होगी तब बीच में जब ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे दो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल के टकराने के कारण, तो वहाँ पे नीचे वाले क्षेत्र में हमारा जो है वो पर्वत बने थे शुरुआत में, फिर बाद में अपर्दन होने के कारण वो पठार के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। आगे बात समझ में? ये क्लियर हुआ। दूसरा वाला कौन सा क्लियर हुआ? ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, अब तीसरा है कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल बाउंड्री। ठीक है, इसमें अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे धंस जाती है, ये क्षेत्र भूगर्भिक रूप से अस्थिर होते हैं, यहाँ बड़े बलित पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंप क्षेत्र होते हैं। एग्जाम्पल हिमालय पर्वत, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कारण वो बन रहा है। उसके अलावा अल्प्स पर्वत और यूराल पर्वत। कहानी वही है, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं करना है। जो भारी होगी वो नीचे दबनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नीचे धंसने के बाद में, क्योंकि पहले तो थी वो ओशियनिक क्रस्ट नीचे जाती थी जो बेसाल्ट से बनी हुई थी, और वो मेल्ट होने के बाद में ऊपर निकल के आ जाती थी। यहाँ पे प्रॉपरली दोनों जो प्लेट हैं वो एक दूसरे में दबाव डालेंगी पहले तो। ठीक है, और हो सकता है तो कुछ भाग नीचे चला भी जा सकता है, लेकिन मोस्टली जो ओशियनिक की तरह होता था वो यहाँ पे नहीं होगा। इनमें दबाव होने के कारण इनके बीच का जो मलबा है वो ऊपर उठने लग जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, बीच का जो मलबा है वो ऊपर उठने लग जाता है और वहां पे बलित पर्वतमालाओं का निर्माण होता है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है अपना हिमालयन। नीचे की साइड से इंडियन प्लेट आ रही है, ऊपर से यूरेशियन है। ठीक है, तो उसके कारण जो हो रहा है वो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो रहा है। अभी भी ये प्लेट चल रही है, इंडियन प्लेट चल रही है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो हिमालय जो है वो जो बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसका मलबा जो है, इसका जो भाग होता है वो नीचे की साइड में जाने के बाद में अगर नीचे चला जाता है, सबडक्ट हो जाता है, तो वो नीचे टूट के मिल जाता है मैग्मा में ही, वो बाहर नहीं निकल पाता है, जबकि बेसाल्ट जो था वो कन्वर्ट हो जाता था। इसमें जो पर्वत बन रहे हैं वो एक दूसरे के टकराने के कारण जो दबाव बन रहा है उसमें मलबा ऊपर उठने के कारण बन रहे हैं, पिछले वाले में ज्वालामुखियों के कारण बन रहे थे। आगे बात समझ में? तो ये होता है अपना कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल बाउंड्री। इसके एग्जांपल आपको आल्प्स पर्वत याद रखना है, यूराल पर्वत याद रखना है। यूराल कहाँ पे? रूस वाले क्षेत्र में। ठीक है, यूराल जो है यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाता है। आल्प्स कहाँ पे? इटली के ऊपर की साइड में आल्प्स पर्वतमाला। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज और क्लियर समझें, तो हिमालयन के फॉर्मेशन से, हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसके फॉर्मेशन से आप इन तीनों चीजों को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। देखो, हिमालय की जब पूरा स्टडी की जाती है तो हिमालय को दो भागों में बांटते हैं हम नॉर्मली। एक तो होता है हिमालयन पार्ट, एक होता है ट्रांस हिमालयन पार्ट। ठीक है, ट्रांस हिमालयन में काराकोरम रेंज आती है हमारी। ठीक है, वो काराकोरम जो रेंज है ना, वो ज्वालामुखी पर्वत है। काराकोरम, कारा मतलब काला। ठीक है, तो काराकोरम रेंज जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है, जबकि ये जो मेन हिमालय है ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, काराकोरम रेंज इतनी ऊंची भी नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कि वहां पे ज्वालामुखी पर्वत बना। तो फिर उन्होंने इस सिद्धांत को लेकर के आए, जो पहली वाली बात चल रही है, कि हमारी जो एशियन प्लेट है पूरी की पूरी कॉन्टिनेंटल नहीं रही होगी, इसके आगे पहले कुछ हिस्सा
ओशियनिक रहा होगा, ठीक है, और इधर यूरेशियन में भी कुछ हिस्सा ओशियनिक रहा होगा शुरुआत में। तो जब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल है, लेकिन बीच में क्या हिस्सा है इनका, ओशियनिक, समुद्र वाला हिस्सा है। तो जब पहले क्या टकराई होंगी, ओशियनिक और ओशियनिक टकराई होंगी। तो शुरुआत में तो आइलैंड आर्क्स बने होंगे, उसके रूप में हमें ट्रांस हिमालय से भी पीछे की साइड में एक द्राक्ष वाला हिस्सा है वो दिखता है, ठीक है, मतलब तिब्बत के पास वाला इलाका जो है वहाँ पे द्राक्ष हिमालयन जिसे बोल सकते हैं, तो वहाँ पे आर्क्स मिलते हैं एक तरीके से। उसके बाद में जब ये इस इधर की साइड वाली जो प्लेट है उसका समुद्री भाग खत्म हो गया, यूरेशियन प्लेट का, इंडियन प्लेट का जो समुद्री भाग है वो बचा हुआ था, तो इंडियन प्लेट का समुद्री भाग नीचे सबडक्ट हुआ, ठीक है, उसके कारण ज्वालामुखी पर्वत बने, उसमें से काराकोरम निकल के आया, ठीक है, और जब दोनों का ही समुद्री भाग खत्म हो गया तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल यहाँ पे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उसके कारण मलबा ऊपर उठता जा रहा है और हिमालय का निर्माण हो रहा है। ये वाली इमेज है, इसमें मैंने वही समझाया हुआ है हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। शुरुआत में जो हो रहा है वो ओशियनिक और ओशियनिक में टक्कर हुई, उसके बाद में ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल में टक्कर हुई, और फाइनली कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल टक्कर हुई, जिसके बाद में यहाँ पे हिमालय बन रहा है। लिखा हुआ है मैंने, शुरुआत में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के समुद्री भूपरपट्टी का टकराव हुआ, जिसके कारण ज्वालामुखी पर्वत यानी काराकोरम बने, और महाद्वीपीय भूपरपट्टी के टकराव से बलित पर्वतमाला यानी हिमालय का निर्माण हुआ। यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा काराकोरम एंड हिमालय वाला, और साथ में आप देखें तो इटली वाले क्षेत्र में आपको आल्प्स पर्वतमाला दिख रही है। आल्प्स पर्वतमाला इटली की नीचे वाली प्लेट अगर यूरोप वाली प्लेट से टकराई है तो वहाँ पे मलबा के दबाव के कारण मलबा ऊपर उठ गया है और यहाँ पे आल्प्स पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। अब फाइनली हमारी कौन सी बची, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। लेकिन एक बार रिवाइज वहाँ से कर लीजिए, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बाद में रिवाइज कर लेंगे। ओके, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी संरक्षित सीमा। ट्रांसफॉर्म का मतलब हुआ एक दूसरे के साइड से सरकना, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ओके, या इस तरीके से सरक रहे हैं एक दूसरे की साइड में। सरकने पे जो है वो कोई भी नई आकृति नहीं बनती है, लेकिन भूकंप आने के चांस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन होने पे, जहाँ पे फ्रिक्शन होगा वहाँ पे भूकंप के चांस बनेंगे, नीचे सी बात है। फ्रिक्शन होने पे कभी कभी जो होता है दबाव पड़ता है, और एनर्जी स्टोर होने के बाद में अचानक से एनर्जी वहाँ रिलीज होती है, तो भूकंप आने के चांस रहेंगे। भूकंप वाला पूरा लेक्चर रहेगा तब देख लेंगे। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर खिसकती हैं तो कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, अतः इसे संरक्षित किनारा भी कहते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव मार्जिन भी कहते हैं। यह रूपांतर भ्रंश ट्रांसफॉर्म फोल्ड का निर्माण करती है, और भूकंप संभावना क्षेत्र जो है वहाँ पे बना रहता है, ओके। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, पिछले एग्जाम्पल में बता दिया था मैंने कि जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पे सैन एंड्रेस फॉल्ट बना हुआ है, छोटा सा हिस्सा इनके बीच में टकराने के एक दूसरे से स्लाइड होने के कारण यहाँ पे छोटी सी आपको इमेज दिख रही होगी, वो रिफ्ट वैली की तरह नहीं है, छोटा सा हिस्सा दिखता है बस, ओके। तो उसे बोला जाता है अपना सैन एंड्रेस फॉल्ट यूएसए में। किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का, ओके। यहाँ पे एक और लास्ट थ्योरी इनके साथ में जोड़ी हुई है, वो थ्योरी है मीटोराइट इम्पैक्ट थ्योरी। बोले कि शुरुआत में पूरी पृथ्वी पे जो है वो एक तरीके से ऊपर पानी ही पानी था, मान लिया पूरा पानी ही पानी था, और वहाँ पे कोई भूपरपट्टी या क्रस्ट नहीं था। उसके नीचे वाले हिस्से में ओशियनिक क्रस्ट था और नीचे मैग्मा रहा होगा। तो फिर ये महाद्वीपों का या इन प्लेटों की शुरुआत कैसे हुई होगी, इसका कॉन्सेप्ट देने के लिए उन्होंने ये थ्योरी दी। छोटी सी थ्योरी है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उन्होंने बोला कि कोई उल्का पिंड आया होगा, उल्का पिंड टकराया होगा, उस टकराने के कारण पहली प्लेट जो है वो बिखरी होगी, और उस प्लेट बिखरने के बाद में वहाँ पे पहली बार जो लावा बाहर निकल के आया होगा, और वहाँ पे थोड़ा बहुत स्थलखंड बनने लग गए होंगे। आगे बात समझ में, बस इतनी सी कहानी है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। प्राचीन समय में जब पृथ्वी का वायुमंडल विरल था, अब तो क्या है वायुमंडल सघन है, तो यहाँ पे उल्कापिंड टकरा ही नहीं पाते इतने बड़े, क्योंकि बीच में घर्षण के कारण टूट जाते हैं। उस समय बड़े उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए और पृथ्वी का भूपरपट्टी को तोड़ दिया, जिससे अंदर का लावा बाहर निकल कर आ गया, और पहला समुद्रिक क्रस्ट का निर्माण वहाँ पे हो चुका। ओके, तो ये अपना कंप्लीट प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के हमने 3 तरीके से कंप्लीट किया, एक बार हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हम रिवाइज करेंगे, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से रिलेटेड। एक तो आपको ध्यान रखना है
कि ओशियनिक प्लेट जो होती है वो अधिक घनत्व वाली होती है, भारी होती है, और कॉन्टिनेंटल हल्की होती है। ठीक है, क्या है सिद्धांत प्लेट विवर्तन की सिद्धांत? कि अपना लिथोस्फीयर है, अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है और वो एस्थिनोस्फीयर पे तैर रहा है। ठीक है, 7 बड़ी बड़ी प्लेटें वहां पे बताई थी उन्होंने। ओके, फिर इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अपना ओशियन क्रस्ट है वो बेसाल्ट से बना हुआ है, और बेसाल्ट को अगर थोड़ा बहुत भी गर्म कर देंगे तो वो चेंज हो जाता है, ग्रेनाइट और एंडेसाइट में चेंज हो जाता है। हल्के होने के कारण वो ऑटोमेटिक ऊपर की साइड में उठ करके आ जाते हैं। फिर प्लेटों का संचरण देखा, 3 तरीके से देखा, ओशियनिक और ओशियनिक। अगर ओशियनिक और ओशियनिक आएंगी तो जो भारी होगी, भारी का क्षेत्रफल से अनुमान लगेगा, जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी और वहां पे क्या बन जाएगा, आइलैंड आर्क, यानी छोटे द्वीपों का चाप बन जाएगा। जैसे कि अपना इंडोनेशिया और फिलीपींस वाले क्षेत्र में बहुत सारे द्वीप मिलेंगे आपको। ओके, लाइक अपना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो अपना कोरल द्वीप से बना हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुत सारे द्वीपों का समूह है। तो वहाँ पे भी पुराने समय पे, किसी समय पे वहाँ पे ओशियनिक और ओशियनिक प्लेट जो है वो मिली होंगी, तभी वहाँ पे जो क्या बना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। ओके, उसके बाद में हमने बात की इनके एक दूसरे से डाइवर्जेंट में पहले शुरुआत की थी। तो डाइवर्जेंट का मतलब तो मैं ये बताता हूँ, दूर जाना होता है। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है दूर जाना। तो डाइवर्जेंट वाले में तो हमारे लिए वो क्या बना था वहाँ पे, मैंने डाइवर्जेंट के लिए बता दिया क्या वो पहले से? कौन सा अभी? हाँ, ओशियनिक ओशियनिक वाला। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ। तो लास्ट में हमने प्लेटों का संचरण देखा। प्लेटों के संचरण में मैंने ये बोला, या तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, या एक दूसरे के पास आएंगी, या एक दूसरे के समानांतर चलेंगी। दूर जाएंगी तब क्या होगा, रिफ्ट वैली बन जाएगी, समुद्र बन जाएगा बाद में। ठीक है, दूर जाने पे एग्जाम्पल ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। उसके अलावा अपना रेड सी भी एक तरीके से नया सी बना हुआ है, नया समुद्र बना है, वो भी क्या हो रहा है, दो ओशियनिक ओशियनिक एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ओके, उसके बाद में मैंने बोला कि पास आने वाली घटना को देखते हैं। तो पास आने में 3 कंडीशन लगाई थी, या तो ओशियनिक ओशियनिक आए, या ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल आए, या सी और सी आए। ठीक है, तो ओशियनिक और ओशियनिक एक दूसरे के पास आएंगी तो जो भारी होगी वो नीचे चल जाएगी, नीचे जाने के बाद में बेसाल्ट कन्वर्ट होकर ऊपर की साइड में आ जाएगा, और ज्वालामुखी वहां पे समुद्र के अंदर बन रहे हैं क्योंकि दोनों ही ओशियनिक है, तो वहां पे आइलैंड आर्क बन जाएंगे, द्वीपों के चाप बन जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल मैंने बताया था, उधर फिलीपींस वाले क्षेत्र में बहुत सारे द्वीप मिलेंगे आपको, फिजी, और उसके अलावा इंटरनेशनल डेट लाइन जो तिरछी कैडी की हुई है ना, वो इसलिए की हुई है कि वहाँ पे बहुत सारे द्वीप ही द्वीप हैं। ओके, उसके अलावा रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र भी उसी का एग्जाम्पल है। उसके अलावा अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, वो ओशियनिक और ओशियनिक का टकराने का होगा। लक्षद्वीप जो है वो कोरल द्वीप से बना हुआ है। ओके, उसके बाद में ओशियनिक ओशियनिक के बाद में ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल की बात की। ओशियनिक भारी है तो ऑटोमेटिक ओशियनिक नीचे जाएगी, तो कॉन्टिनेंटल वाले क्षेत्र पे बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत बन जाएंगे, और जिनके एग्जाम्पल हमने एंडीज, रॉकीज और एटलस देखे थे। ठीक है, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल। और जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टकराएंगी तब उसमें क्या होगा, इन दोनों का मलबा जो है वो ऊपर की साइड में उठ के आ जाएगा, और वहां पे बलित पर्वतमालाओं का निर्माण हो जाएगा। ओके, ये अपना इस तरीके से मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको बता दी। फाइनली अब हम कौन कौन सी थ्योरी देख चुके हैं, लास्ट पेज पे आप आ जाइए, वो दोबारा से रिवाइज करते हैं। शुरुआत हमने की लेक्चरों की ब्रह्मांड के बनने से, बिग बैंग थ्योरी के बनने से। ठीक है, उसके बाद में 13.7 अरब वर्ष से फिर बाद में धीरे धीरे आए, तब हमने सौर मंडल और पृथ्वी का निर्माण एक ही थ्योरी से मान लिया, और वो थ्योरी दी हमने लाप्लास और कांत वाली सिद्धांत की। ठीक है, क्या नाम है, नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर थ्योरी ऑफ दी लाप्लास एंड कांत। ओके, फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट की, जिसमें हमने शुरुआत में सियाल, सीमा, निफे वाला कॉन्सेप्ट देखा। बाद में जब उससे अपना जो भूकंपीय तरंग हैं उनके आधार पे हमने फिर उसे 3 भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर उनको भी सब डिविजन्स में बांटा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है, क्रस्ट का। क्रस्ट भी 2 हैं, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट का भाग और ऊपरी मेंटल का छोटा सा हिस्सा 5-10 किलोमीटर का भाग जो कठोर है, उनको मिलाकर के हमने बोल दिया लिथोस्फीयर। और उनसे जैसे ही नीचे जाते हैं तो एस्थिनोस्फीयर आता है, जो मोल्टन लावा है, द्रवित लावा है, और वहां पे लिथोस्फीयर जो है वो द्रवित लावा पे तैर रहा है। ये हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे देख लिया। फिर सवाल भूकंप से रिलेटेड, पर्वत से रिलेटेड, पठार से, इनसे रिलेटेड आए, जिनकी हमने इन 3 थ्योरीज के आधार पे एक्सप्लेन किया। पहली बताई मैंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत,
अल्फ्रेड वेगनर ने अपने 4 जो है प्रमाण दिए कि हो सकता है पुराने समय पे ये सभी जो है महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े रहे हों। 4 अलग अलग फॉसिल एविडेंस दिए, ग्लेशियल एविडेंस दिए, ठीक है, चट्टानों का आधार उसने दिया, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जिगसॉ पजल की तरह उन्होंने मिलाने की कोशिश की और मिल रहे थे वो सारे के सारे। तो उसने ये सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन वो क्यों हुआ ये समझा नहीं पाए। उसके बाद में एक व्यक्ति आए, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने एक सिद्धांत दिया था संवहनीय तरंगों का, ठीक है, कन्वेक्शन करंट का। नीचे की साइड में जो लावा है, मैग्मा है, उसमें इस तरीके से तरंग चल रही है, वो लावा घूम घाम के चल रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था, जब पानी को गर्म करते हैं तो उसमें गर्म जो कण नीचे से हो चुके हैं वो ऊपर आएंगे, और जो हल्के कण है वो ऑटोमेटिक नीचे जाएंगे, तो एक चक्र सा बन जाता है, ठीक है, एक चक्र सा बन जाता है। इसको आर्थर होम्स के द्वारा क्लियर किया गया था। इस आर्थर होम्स की चीज को उठा करके अगली जो थ्योरी आई थी समुद्र विस्तार थ्योरी, उसमें मिड ओशनिक रिज कैसे बने, ट्रेंच कैसे बने, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। अगर आर्थर होम्स की थ्योरी के अनुसार से अगर ऊपर उठती हुई लिम्स आ रही हैं तो वहां पे जो है वो दरार पड़ जाएगी और वहां पे जो है वो नया पदार्थ बन जाएगा, यानी मिड ओशनिक रिज बन जाएगी। धीरे धीरे वो समुद्र की सतह का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे की साइड में सबडक्ट हो रही है दूसरी साइड से। तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो आयु है नए नए पर्वतों की, शुरू बीच में जो होते हैं बिल्कुल नए होते हैं, दूर जाने पे उनकी आयु कम होती जाती है। और जो अपना महाद्वीपीय भाग होता है उसके किनारे आने पे वहां पे ट्रेंच भी मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर महाद्वीप और ओशियनिक प्लेट जब टकरा रही हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंच का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो वो ट्रेंच की और जो थ्योरी है वो कंप्लीट की गई हमारे द्वारा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और फाइनली हमने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, बलित पर्वत, द्वीप कैसे बने, भ्रंश घाटी कैसे बनी, महाद्वीप महासागर कैसे बने, ये सब कंप्लीट कर लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी अपनी कौन सी थी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। अगर 10 नंबर में कोई पूछ ले आपसे तो लिख सकते हो। फाइनली 10 नंबर में 100 शब्दों में लिखना हो तो क्या क्या पॉइंट से शुरुआत करोगे। थोड़ा सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना बतानी है, लिथोस्फीयर बताना है, एस्थेनोस्फीयर बताना है, प्लेटों में डिवाइड कर देना है, बता देना है कि अलग अलग प्लेटें हैं और ये संचरण कर रही हैं, चल रही हैं प्लेटें। इन चलने के कारण जो है वो अलग अलग तरीके से वहाँ पे इवेंट्स या फिनोमेना बन रहे हैं। अगर दूर जा रही हैं तो रिफ्ट वैली बन रही हैं, पास आ रही हैं तो फिर भूकंप, ज्वालामुखी और आइलैंड आर्क और ये जो बलित पर्वत बन रहे हैं, ये पूरी घटना समझा देनी। और अगर इस तरीके से चल रही है तो उसमें कोई स्पेशल इवेंट नहीं हो रहा है लेकिन भूकंप आ रहे हैं, ओके। तो ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। आई थिंक ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं अपनी ज्योग्राफी की, जो आपको सारे फिनोमेना समझाने में काम आएंगी। बाकी अपना कुछ जियोलॉजिकल फिनोमेना होते हैं लाइक भूकंप, ज्वालामुखी और अपना सुनामी, इनको एक पूरे लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी पे विभिन्न लैंड फॉर्म्स बनी हुई हैं, पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है। वैसे तो पर्वत बनने का कारण समझ में आ गया होगा। पठार कैसे बनेंगे ये बहुत आसान सा है, जब पर्वत ऊपर की साइड से घिसते जाएंगे अपर्दन के कारण, या तो पानी से अपर्दन होगा, बर्फ से होगा, या हवा से अपर्दन होगा, तो जब वो घिसते जाएंगे तो एक तरीके से समतल जैसा भाग बन जाएगा, तो पठार बन जाएंगे। और लास्ट में जो उसके बाद में मैदान होता है, तो मैदान बनने की प्रक्रिया हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।